तो अलंकार टॉपिक चल रहा था हमारा, और अलंकार टॉपिक में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की यदि बात की जाए तो इसकी पहचान करने में काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं। जैसे कि गलतियाँ क्या होती हैं कि जब कभी भी किसी भी काव्य में आप अलंकार की पहचान करते हो तो यदि आपको व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार दिखती है तब आप बोल देते हो कि इसमें अनुप्रास अलंकार है, लेकिन वहाँ पर अनुप्रास अलंकार ना होकर कोई और ही अलंकार होता है। ऐसा होता क्यों है, ये चीज़ आज हम इन डिटेल समझेंगे। दूसरा, जब आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है अनुप्रास अलंकार से संबंधित, तो जब इजी क्वेश्चन आता है तब आपसे सीधा ही पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप बता देते हो कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। लेकिन यदि आप उसमें हार्ड क्वेश्चन पूछा जाता है तब उसमें क्या किया जाता है कि अनुप्रास अलंकार के भी आपके टोटल 5 भेद होते हैं। तब क्वेश्चन हार्ड बनाना होता है, तब एग्जामिनर उन भेदों में से क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से अनुप्रास अलंकार का कौन सा भेद है ये। तो इस प्रकार की इन चीज़ों को हम इन डिटेल में समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अनुप्रास अलंकार और उसके भेद। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। यदि अनुप्रास अलंकार की पहचान करनी है तो आपको सिर्फ जो हम बता रहे हैं बस उस बात को आपको याद रखना है हमेशा ही, और वही चीज़ आप फॉलो करो। जितने भी हम आपको एग्जाम्पल कराएंगे उन सभी एग्जाम्पलों में सिर्फ यही एक बात फॉलो होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी फॉलो नहीं होगा। यदि ये बात फॉलो नहीं होती है जो हम आपको बता रहे हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। देखिए कैसे, जिस काव्य में व्यंजन वर्णों की पास पास या क्रमानुसार आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, यदि अनुप्रास अलंकार की सही पहचान करनी है तो आपको हमेशा ही याद रखना होगा कि जहाँ पर व्यंजन वर्णों की, किसकी, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति पास पास हो, कहाँ पर हो, पास पास हो या फिर क्रमानुसार हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पास पास भी हो और क्रमानुसार भी हो, वहाँ पर होगा आपका अनुप्रास अलंकार। यदि इन दोनों चीज़ों में से कोई भी फॉलो नहीं हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर यदि पूछा जाए कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तब आप बताओगे अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। यहाँ आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आप बताओगे अनुप्रास अलंकार के कुल 5 भेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं तो उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला होता है आपका छेकानुप्रास अलंकार, ठीक। इसके बाद दूसरा होता है आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। इसके बाद तीसरा होता है आपका अंत्यानुप्रास अलंकार, ठीक। इसके बाद आपका चौथा होता है श्रुत्यानुप्रास अलंकार, ठीक। इसके बाद आपका पांचवा होता है लटानुप्रास अलंकार, ठीक। सबसे पहला छेकानुप्रास अलंकार, दूसरा वृत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा अंत्यानुप्रास अलंकार,
चौथा तृतीयानुप्रास अलंकार और पांचवा लटानुप्रास अलंकार। ठीक, इस प्रकार से आपके टोटल ये 5 वेद होते हैं और इन पांचों वेदों को हमें इन डिटेल समझना होगा, क्योंकि जब कभी भी हार्ड क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इनमें से मिलता है, तब आपको पहचान करनी होती है कि इसमें से कौन सा वृत्तीयानुप्रास है या फिर कौन सा अंत्यानुप्रास है। ठीक, तो इसे आप जब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है छेकानुप्रास अलंकार। जब कभी आप छेकानुप्रास अलंकार की पहचान करोगे तब आप हमेशा ही याद रखोगे, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार और एक ही क्रम में देखिए, आप ध्यान से समझ लीजिए, जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जो होगी वो केवल एक बार होगी, केवल एक बार होगी और एक ही क्रम में होगी। क्रम का मतलब आप समझते हो, जैसे कि पहला तो पहला, दूसरा तो दूसरा, तीसरा तो तीसरा, इस प्रकार से क्रम में होनी चाहिए। ठीक, और दूसरा बात यहाँ पर एक बार होनी चाहिए। ठीक, तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। तो यहाँ पर हमारे ये 2 एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। ठीक, अब यहाँ पर यदि हमें इसे पहचान करनी है तो आप याद रखोगे हमेशा ध्यान से ही, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये जो रा है और ये जो रा है ये क्रम से है, ये पहले नंबर पर है तो ये भी पहले नंबर पर है, और यहाँ पर इससे आप देखोगे तो ये भी आपके दूसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर पहला दूसरा और पहला दूसरा। ठीक, अब यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर देखिए सांसें भरी, इसमें कोई भी मेल नहीं है तो इसे हम नहीं मानेंगे। ठीक, इसके बाद है यहाँ पर आंसू भरी, तो यहाँ पर भी आपका कोई भी मेल नहीं है तो इसे भी हम नहीं मानेंगे। इसमें आपका पहला दूसरा और पहला दूसरा दोनों ही एक ही क्रम में है, तब आप कहोगे कि यहाँ पर भी क्या है, छेकानुप्रास अलंकार की जो भी आपकी कंडीशन होती है वो आपकी फॉलो हो रही हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाला और यहाँ पर और यहाँ पर, इस प्रकार से 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर 4 जगह पर आपका क्या हो रहा है, छेकानुप्रास अलंकार की जो भी आपकी कंडीशन होती हैं वो आपकी फॉलो हो रही हैं। जैसे कि हमने आपको क्या बोला था, आवृत्ति केवल एक बार हो। ठीक, इसकी आवृत्ति केवल एक बार हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर दूसरी चीज देखोगे कि एक ही क्रम में हो, हमेशा क्रम जरूर देखना है आपको, क्रम जरूर होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर ये बा है और ये बा है। ठीक, यहाँ पर एक ही क्रम है। ठीक, अब यहाँ पर यदि देखिए चा है और ना है, यहाँ पर ना आ रहा है और यहाँ पर भी ना आ रहा है, तो लेकिन हम इसे नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ना है ये तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर जो ना है वो दूसरे नंबर पर है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ आवृत्ति किसकी है, बा की आवृत्ति है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रा की आवृत्ति नहीं है और ये धा की आवृत्ति है। ठीक, अब इसके बाद आप देखोगे तो जो रा जो है इसकी भी आवृत्ति है, यहाँ पर यदि आप देखोगे तो ये तीसरे नंबर पर है और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये आपकी चौथे नंबर पर है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये लास्ट है और ये भी आपका लास्ट है, तो हम बोलेंगे कि ये भी एक क्रम है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है और यहाँ पर भी आपकी कंडीशन फॉलो हो रही है। आप हमेशा ही याद रखिए, अब देखिए ये जो आपका बा है ये आपका बकरी वाला बा है। ठीक, और ये वाला जो बा है ये भी आपका बकरी वाला बा है। अब यहाँ पर यदि हम ऐसा बोलें, जैसे कि हमने बोला, इस प्रकार से हमने लिखा, अब इसी प्रकार से हमने एक और शब्द लिखा है, जैसे कि
इस प्रकार से लिखा। अब यहाँ पर ये भी सा है और ये भी सा है, क्या आप कह सकते हो कि इन दोनों में समानता है? क्रम है, ये बात हम मानते हैं, क्रम एक है, लेकिन ये दोनों जो वर्ड हैं, जो व्यंजन हैं, वो आपके सेम नहीं है। यहाँ पर ये षटकोण वाला सा है, यहाँ पर ये सपेरा वाला सा है, तो यहाँ पर ये दोनों कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए बकरी वाला बा है और यहाँ पर भी बकरी वाला बा है, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पर है जो फॉलो होगी। यहाँ पर यदि यहाँ पर देखेंगे आप, यदि यहाँ पर वकील वाला बा होता या यहाँ पर वकील वाला बा होता तो यहाँ पर भी वो कंडीशन फॉलो नहीं होती। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट होता है वृत्यानुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी पहचान कैसे होगी? जब एक या अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार क्रम से हो। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान रखोगे, जब एक या अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार क्रम से, ठीक, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, अनेक बार और क्रम से जब आवृत्ति होगी तब वो क्या कहलाएगा? आपका वृत्यानुप्रास अलंकार। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि तो इसका हमारा ये एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। इस प्रकार से आपके और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, या चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका कंकन किंकिनी नूपुर धुनी सुनी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला था, जब एक या अधिक व्यंजन वर्णों की आवृत्ति अनेक बार क्रम से हो। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे कि ये पा है, ये पा है, पा पा, ये भी पा, ये भी पा, ये भी पा। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन वर्णों की आवृत्ति क्या हो रहा है? बार बार हो रही है और एक ही क्रम में हो रही है। यानी कि ये जो पा है ये आपका फर्स्ट पर ही है। सारे जितने भी आपके शब्दों में ये जो पा व्यंजन है ये आपका पहले नंबर पर ही है, सब में पहले नंबर पर ही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अनेक बार तो आवृत्ति हो रही है और साथ में क्रम से भी हो रही है। ठीक, अभी यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर का की आवृत्ति फर्स्ट पर और का की आवृत्ति सेकंड पर। इसी प्रकार से का की आवृत्ति सेकंड पर और का की आवृत्ति यहाँ पर सेकंड पर। देखिए यहाँ पर का की आवृत्ति फर्स्ट पर और यहाँ पर का की आवृत्ति सेकंड पर, और यहाँ पर ना की जो आवृत्ति है वो थर्ड पर। क्रम से है सारे। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे तो ना, पा और रा, इनकी कोई भी आवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर ना की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसके बाद देखेंगे तो पास पास के बारे में यदि बोला जाता है तो आप बोलोगे ये ना की आवृत्ति हो रही है और ये ना की आवृत्ति हो रही है, तो ये दोनों पास पास आवृत्ति हो रही है। क्या बोलोगे? कि पास पास आवृत्ति हो रही है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है अंत्यानुप्रास अलंकार। ठीक, अभी अंत्यानुप्रास अलंकार होता क्या है? जिस काव्य में तुक हो, जिस काव्य में क्या हो? तुक हो। अब ये तुक क्या होता है, इसे आपको यदि नहीं पता है तो उसके विषय में आपको छंद वाले टॉपिक में हमने अच्छे से बताया था। देखिए तुक क्या होता है? जब सभी वाक्यों के
अंतिम शब्द के अंतिम वर्ड एक ही हों। तो क्या होता है कि जब सभी जो आपके वाक्य होते हैं उन सभी वाक्यों के जो अंतिम शब्द जो होगा और अंतिम शब्द का जो अंतिम वर्ड होगा वो आपका सेम होगा, तो वहाँ वो कहलाता है आपका तुक। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ पर आप देखोगे तो या तो आप सबसे पहले पहचान लीजिए कि यदि यहाँ पर रा लिखा हुआ है और यदि यहाँ पर रा लिखा हुआ है तो यहाँ पर ये क्या होगा आपका अंत्यानुप्रास अलंकार, क्योंकि हमने क्या बोला था उसमें तुक होनी चाहिए। लेकिन तुक की सही पहचान या असली पहचान की बात करें तो वो क्या होता है, तो आप ध्यान से समझिए, ये जो आपका सागर है यदि इसका वर्ण विच्छेद किया जाए तो यहाँ से क्या निकलता है आपका, सबसे पहले सा निकला, इसे हमने आधा किया तो इसके साथ से हमारा क्या निकला, बड़ा आ निकला। ठीक, इसके बाद क्या है आपका गा है, इसे हमने आधा किया, इसके साथ से हमारा छोटा आ निकला। ठीक, फिर इसके बाद है आपका रा है, इसको हमने आधा किया और इसके साथ से आपका छोटा आ निकला। ठीक, इसी प्रकार से यदि इसको देखा जाए तो यहाँ पर ऊ है, इसको हमने आधा किया और इसके साथ से हमारा छोटा आ निकला, प्लस यहाँ पर जा है, इसको हमने आधा किया, इसके साथ से आपका बड़ा आ निकला। ठीक, इसके साथ आपका गा है, गा को हमने आधा किया और इसके साथ से हमने छोटा आ बाहर निकाला, इसके साथ है आपका रा है, इसको आधा किया और यहाँ पर छोटा आ बाहर निकल कर आया। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखोगे तो ये सा है, इसको आप क्या कर दिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर ये जो सा है इसे आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पर क्या बनता है आपका, ये आपका आ हो गया बड़ा आ। ठीक, और ये गा है, इसे इसके साथ ऐड कर दीजिए, ये बना आपका गा, और यहाँ पर रा है, इसके साथ ऐड कर दीजिए तो क्या बना हमारा रा बना, तो ये क्या बना हमारा आगर। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से इसे देखिए, यहाँ पर ये है ऊ और आ और जा, इसको यहाँ तक आप छोड़ दीजिए इसे और यहाँ तक ले लीजिए आप। इसको यदि आप लेते हो तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये है आपका आ बड़ा आ। ठीक, और यहाँ पर है आपका गा, इसे हमने इसके साथ ऐड कर दिया तो पूरा हो गया, और रा को भी इसके साथ ऐड कर दिया तो ये भी आपका पूरा हो गया। तो यहाँ पर आपका बना क्या, यहाँ पर बना आपका आगर और यहाँ पर बना आपका आगर, तो यहाँ पर भी आपका आगर है और यहाँ पर भी आपका आगर है। तब यहाँ पर इसकी सही पहचान जो होती है, तुक की सही पहचान जो होती है वो यही होती है कि यहाँ पर जो होगा आपका समान बनने चाहिए। यहाँ पर जब कभी आप वर्ण विच्छेद करोगे, जिस शब्द का आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो तो उसके अंत में समान बनने चाहिए आपके। जब समान बन रहे हैं तो वही आपका तुक है, यदि समान नहीं बन रहे हैं तो वहाँ पर आपका तुक नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर है हा रा। ठीक, जैसे कि यहाँ पर पूरा पढ़ा जाए, नाथ शंभु धनु भंजन हारा। ठीक, इसी प्रकार से हुआ है कोई एक दास तुम्हारा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हा को छोड़ देते हैं तो यहाँ पर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर आरा। ठीक, यहाँ पर हमारा आरा बनता है। इसी प्रकार से यदि यहाँ पर तुम्हारा में से यदि हम तू और माँ इसको हम छोड़ देते हैं तो अभी हमारा क्या बनता है, हमारा आ रा, बड़े आके साथ ही बनेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर भी आपका आरा बन रहा है, यहाँ पर भी आपका आरा बन रहा है, यानी कि तुक बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से आप इसकी पहचान करोगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार ये होता क्या है, यदि इसकी पहचान करनी है तो आपको हमेशा ही याद रखना होगा
अब क्या याद रखोगे, जब एक ही उच्चारण स्थान, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वर्णमाला में पढ़ा होगा, जो कि हमने पढ़ाया था आपको, कि एक ही उच्चारण स्थान वाले जो वर्ण होते हैं, जैसे कि कंठे होता है का कबूतर खा खरगोश गा गमला गागड़ी, ये सारे कंठे होते हैं। तालव्य होता है आपका चा चम्मच छा छाता जा जहा जा झंडा, ये सारे आपके तालव्य होते हैं। तो जो एक ही उच्चारण स्थान वाले जो जितने भी आपके व्यंजन होते हैं, उनकी जो आवृत्ति होगी वो क्रम से होगी या फिर पास पास होगी। ठीक, तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये हमारे एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है आपका ई है, और यहाँ पर भी आपका ई है, और यहाँ पर आपका चा चम्मच छा छाता जा जहाज और जा झंडा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए चा चम्मच छा छाता जा जहाज और झा झंडा। ठीक, इसके बाद है आपका छोटी ई और बड़ी ई। इन सभी यदि आप वर्णों को देखोगे, इन सभी आप व्यंजनों को देखोगे, तो आपको हमेशा समझ आएगा यह सारे आपके तालु से उच्चारित होने वाले व्यंजन हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तालव्य। ठीक, ये देखिए पहले नंबर पर तालव्य, दूसरे पर तालव्य, तीसरे पर तालव्य, चौथे पर तालव्य, पांचवें पर तालव्य, छठवें पर तालव्य। ठीक, और यहाँ पर देखेंगे आप तो ये भी आपका पहले पर है, पहले पर, पहले पर, पहले पर और पहले पर और पहले पर। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए क्रम से भी आवृत्ति हो रही है, यहाँ पर क्रम से आवृत्ति हो रही है और बार बार आवृत्ति भी हो रही है। लेकिन आवृत्ति किसकी हो रही है, यहाँ पर एक ही उच्चारण स्थान से बनने वाले व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो सा है और ये वाला जो सा है, ये दोनों सा आपके पास पास हैं। हमने आपको क्या बोला था, या तो आवृत्ति आपकी होनी चाहिए क्रम से या फिर होनी चाहिए आपकी पास पास। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये वाला सा जो है और ये वाला सा जो है, ये दोनों की आवृत्ति जो हो रही है वो कैसे हो रही है, पास पास हो रही है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो दा है और ये जो दा है, इन दोनों की आवृत्ति क्या हो रही है, ये आपकी क्रम से हो रही है। कैसे क्रम से हो रही है, यहाँ पर लास्ट से सेकंड है और यहाँ पर भी लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ पर क्रम से और यहाँ पर पास पास। ठीक, इसी प्रकार से यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लास्ट से सेकंड है और यहाँ पर भी आपका लास्ट से सेकंड है, तो यहाँ पर इस दा की और इस दा की, इन दोनों की आवृत्ति कैसे हो रही है, क्रम से हो रही है। ठीक, अब आप यहाँ पर देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका ता है और ये वाला जो आपका ता है, इन दोनों की जो आवृत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, यहाँ पर पास पास हुई है। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इस प्रकार से आपको हमेशा ही जब कभी भी आप चेक करोगे तो आप हमेशा ही देखोगे या तो आपके जो व्यंजन वर्ण होंगे वो आपके पास पास होने चाहिए या फिर उसकी जो आवृत्ति होगी वो क्रम से होनी चाहिए। हमारे अनुप्रास अलंकार के अंदर यदि यही 2 पॉइंट होते हैं, सिर्फ यही 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट यदि किसी को अच्छे से आ गए तो उसे अनुप्रास अलंकार की पहचान करने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, ये हमारा लास्ट पॉइंट है लटानुप्रास अलंकार। अब ये लटानुप्रास अलंकार क्या होता है, जब समान अर्थ वाले शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु उनका अर्थ अलग अलग हो काव्य में। ठीक, अब क्या होगा, देखिए लटानुप्रास अलंकार क्या होगा, जब समान अर्थ वाले शब्द या वाक्यांश, देखिए शब्द या वाक्यांश की आवृत्ति होगी लेकिन उनका अर्थ जो होगा वो आपका अलग अलग लिया जाएगा। देखिए अर्थ जो होगा उसका वो तो आपका समान रहता है, ठीक, लेकिन उनका जो अर्थ लिया जाएगा काव्य के अनुसार जो अर्थ लिया जाएगा वो आपका अलग अलग लिया जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं,
तो यहाँ पर ये हमारे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनकी सहायता से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय। देखिए संचय का अर्थ होता है एकत्रित करना, और यहाँ पर धन का मतलब तो आप समझते ही हो, और यहाँ पर जो पूत है इसका अर्थ होता है पुत्र। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे आप, तो पूत सपूत यानी कि पुत्र जो है यदि वो चरित्रवान है तो धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, यहाँ पर यदि पूत जो है, यदि पुत्र जो है, यदि वो चरित्रवान है तो यहाँ धन एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसी प्रकार से यदि जो पुत्र है यदि वो कपूत है यानी कि चरित्रहीन है तो उसके लिए आप कितना भी धन एकत्रित कर लीजिए, यहाँ पर उसकी हमेशा ही उसकी आवश्यकता पड़ती रहेगी, क्योंकि वह हमेशा ही उसे बर्बाद करेगा। ठीक, जो पुत्र जो यदि वो सपूत है यानी कि चरित्रवान है तो वह कभी भी धन को बर्बाद नहीं करेगा। यदि जो पुत्र है यदि वो कपूत है यानी कि चरित्रहीन है तो वो सदैव धन को हमेशा बर्बाद ही करेगा। उसके लिए चाहे कितना भी धन एकत्रित कर लिया जाए उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है, पराधीन जो जन नहीं स्वर्गता हेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ पर भी आप देखोगे पराधीन जो जन नहीं और पराधीन जो जन नहीं, ये जो आपके वाक्यांश हैं ये आपके सेम है, लेकिन इनका अर्थ वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाएगा तो दोनों लाइनों को यदि हम एक साथ कन्वर्ट करते हैं तब वहाँ पर इसका अर्थ जो होगा वो आपका अलग अलग बन जाता है। जैसे कि पराधीन का अर्थ होता है दूसरे के बस में, जो व्यक्ति दूसरे के बस में होता है। ठीक, अब यहाँ पर पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। जो व्यक्ति पराधीन यानी कि जो व्यक्ति दूसरे के बस में नहीं है, जो व्यक्ति दूसरे के बस में नहीं है उसके लिए स्वर्ग तो स्वर्ग है ही, साथ में नरक भी उसके लिए स्वर्ग होता है। जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो व्यक्ति स्वतंत्र है, जो किसी दूसरे के बस में नहीं है, उसके लिए स्वर्ग भी स्वर्ग है और नरक भी स्वर्ग होता है। लेकिन जो व्यक्ति पराधीन है यानी कि दूसरे के बस में है, उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग और नरक एक समान ही होते हैं। स्वर्ग भी उसके लिए नरक ही होता है, नरक तो नरक होता ही है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। यदि किसी प्रकार का यदि कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, यदि कोई भी चीज़ आपको समझ ना आई हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।